Hello and welcome back to my channel. Today I am starting with the chapter that is Partnership Final Account. अब देखो, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस होते हैं। एक सोल ट्रेडर हो सकता है जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस का मालिक होता है। दूसरा बिजनेस होगा पार्टनरशिप, जो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो जाएगा, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है। बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेसेस है एक्चुअली, और अकाउंट्स करने के तरीके भी सबके अलग हो जाएंगे। कुछ कभी कभार कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। नॉर्म्स मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें कंपनीज अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में समझने की कोशिश करें कि अगर एक बिजनेस है जो पार्टनर्स चलाते हैं, तो वो पार्टनर्स अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करेंगे, उसके क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक में आएगी। शुरुआत में मैं आप लोगों के साथ कुछ थियोरेटिकल पार्ट ले रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है। बट एक बार ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन विद सम ऑफ द सम्स। हम कुछ सम्स भी लेंगे जिसमें किस तरीके से एक एज अ पार्टनर अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, वो सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थियोरेटिकल पार्ट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब पहले तो मीनिंग लेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का होता क्या है। समझना ये है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। अब पार्टनरशिप एक बिजनेस है जिसमें नॉर्मली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। कम से कम दो लोग चाहिए पार्टनर के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ ए एंड बी आर पार्टनर्स आर डूइंग अ बिजनेस। तो जब ए एंड बी पार्टनर है तो ये दोनों, ये जो फर्म हो गई, ये क्या हो गई, इट इज़ कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि उन दोनों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि वो दोनों एक बिजनेस करने वाले हैं। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होगा ना कि जो भी प्रॉफिट्स आएंगे या जो भी लॉसेस आएंगे, वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई सोल ट्रेडर होता है। सोल ट्रेडर मतलब जो एक अकेला मालिक होता है बिजनेस का, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। लेकिन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ऐसा नहीं है। अगर मैं और आप, हम बिजनेस कर रहे हैं साथ में, हम दोनों पार्टनर है, हमने डिसाइड कर दिया, तो साल के एंड में 31 मार्च को जो भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट को हमें रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज फार एज द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इज कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म इज कंसर्न। लेकिन जब हम सोल ट्रेडर की बात करें तो सोल ट्रेडर में डिवाइड नहीं होगा, वो अकेला ही बंदा होगा, जो प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है हमें। अब अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म चालू करना है तो किन किन चीज़ों के बारे में मुझे ध्यान रखना है। पहले तो हम मीनिंग ले लेते हैं यहाँ पे कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। 2 या उससे ज़्यादा लोगों का ये एक एसोसिएशन है। वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो बिज़नेस करने के लिए रेडी है। और जब अगर आप बिज़नेस करने के लिए रेडी हो तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि आपको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ पार्टनर एंड यू हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और उसके लिए जो भी पार्टनर्स है उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट क्या होता है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए हमें पार्टनरशिप फर्म में, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से पार्टनर के पास क्या अथॉरिटी है, कितनी लिमिटेशंस दी गई है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो एंड में होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा पार्टनर का, वो किस तरीके से डिवाइड करके दिया जाएगा, कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। ये सब चीज़ें नॉर्मली पार्टनरशिप डील में आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब जहाँ तक पार्टनरशिप डीड का सवाल है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का सवाल है, एक बात ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो पार्टनर्स के बीच में ओरल भी हो सकता है या फिर वो रिटर्न भी हो सकता है। ये हमें डिसाइड करना है कि वो ओरल होगा या रिटर्न होगा। एक्चुअली देखा जाए तो रिटर्न होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लॉ का भी सपोर्ट रहता है उसके ऊपर। कल सुबह अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया और उसको हमें कोर्ट में घसीट के लेके जाना है, तो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट होंगे तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट
जहाँ तक भरोसे का सवाल है, ओरली भी चल जाएगा, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि वो रिटर्न होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस एग्रीमेंट के आधार पे, जो भी एग्रीमेंट साइन किया होगा पार्टनर्स ने, उस एग्रीमेंट के आधार पे सभी पार्टनर्स को बिजनेस में काम करना पड़ेगा। आप वो एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकते। अगर आप वो एग्रीमेंट तोड़ोगे तो जैसे मैंने बताया, और अगर वो रिटर्न हुआ तो the other partner can take you to the court of law, they can sue against you, they can take you to the court of law because of the non compliance or non following of the partnership deed। ये ध्यान रखें। अब कुछ और पॉइंट्स ये यहाँ पे ध्यान में रखें कि पार्टनर्स जब चाहे बिजनेस चालू भी कर सकते हैं, जब चाहे बिजनेस बंद भी कर सकते हैं। अब एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, देखो, इफ देयर इज अ डेथ, इंसॉल्वेंसी, पार्टनर कंगाल हो गया, या एक कोई तो भी पार्टनर है जो रिटायर होना चाहता है, तो वो पार्टनर्स जो है वो आपस में एक दूसरे को नोटिस दे सकते हैं। डेथ में नोटिस का सवाल ही नहीं आएगा, बराबर है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन इन दैट। इंसॉल्वेंसी में भी अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो द फर्म हैज़ टू बी डिसॉल्व, फर्म को हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। बट इन केस अगर कोई पार्टनर है जो कुछ कारणों से उस दूसरे पार्टनर्स के साथ काम करना नहीं चाहता, तो वो एक नोटिस दे के दूसरे पार्टनर्स को उस फर्म से निकल सकता है। तो अब जो दूसरे पार्टनर बचेंगे वो उस फर्म को कंटिन्यू रखेंगे। अब एक एग्जांपल ले लो, ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, बराबर है। अब उसमें से सी रिटायर होने की बात कर रहा है, तो सी क्या करेगा, ए और बी को नोटिस देगा कि नाउ आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, और वो एक रिटर्न में उनको नोटिस दे देगा। और जैसे ही उसको नोटिस दे दी दूसरे पार्टनर्स को, वो उस फर्म से हट जाएगा और ए और बी अब वो फर्म के पार्टनर कहलाएंगे। सी हैज़ नो लिंक विद द पार्टनरशिप फर्म। ये डिफरेंस ध्यान रखें आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा हम चाहे तो नया पार्टनर ऐड भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। अगर हमें लगता है, जैसे ए और बी पार्टनर है, उनको लगता है कि तीसरा पार्टनर ऐड करने का समय आ गया है, बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, या कई बार वो जो तीसरा पार्टनर है उसके पास ऐसी स्किल है, ऐसी एफिशिएंसी है, ऐसी काबिलियत है उसमें कि उसके आने से फॉर्म में शायद बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसे केस में तीसरे पार्टनर को भी बिजनेस में ऐड किया जा सकता है। और उसमें जब नया पार्टनर ऐड होगा तो भी फिर से एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे, डीड में चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, पीएसआर जो है पार्टनर्स का, उसमें भी चेंजेस आएंगे। और नया पार्टनर जो आएगा वो कैपिटल भी लाएगा, और गुडविल को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडेड इनटू द बिजनेस। तो दिस इज इन शॉर्ट सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन जो हमें ध्यान में रखना है एज फार एज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप इज कंसर्न। जैसे मैंने बताया कि बेसिक मीनिंग समझ ले आप लोग, ताकि जब भी हम सम्स करेंगे आगे वाले पार्ट में तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखें। पार्टनर्स ने अगर डिसाइड कर दिया है कि वो बिजनेस करने वाले हैं, साथ में मिलके एग्रीमेंट वगैरह उनका सब हो चुका है, अब सवाल ये रहेगा कि जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, अब पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर, एक्चुअली कितने पार्टनर आपने रखे हैं बिजनेस में, या आप कितने लोग साथ में मिलके काम कर रहे हो। तो दो तरीके के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के तरीके, हम चाहे तो ये दो में से कोई भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक मेथड है जो यहाँ पे इज अवर फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है यहाँ पे इज अवर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज मेथड। Now we can see the difference over here, that is fixed capital method और fluctuating capital method का difference आपके सामने है। अब अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एक तो कैपिटल अकाउंट है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये दो अकाउंट अलग से बनेंगे। और अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनर, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करूं या मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करूं? ये पार्टनर्स जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट में उनको स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा कि आप फिक्स कैपिटल मेथड ले रहे हो या फिर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ले रहे हो। अगर कुछ नहीं बताया है, अगर डीड में कुछ है ही नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो समझ जाने का कि वो पार्टनर कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वो फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। और अगर स्पेसिफिकली लिखा है
कि पार्टनर जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड ही फॉलो करेंगे, देन इट इज टू बी मेंशन इनटू द डीड, वो आपको डीड में बताना पड़ेगा। और नॉर्मली जो कैपिटल बैलेंस होता है पार्टनर का वो फिक्स कैपिटल मेथड में अनऑल्टर्ड रहता है, मतलब कैपिटल चेंज नहीं होता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग ही यही है ना, चेंज होते रहना। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल विल कीप ऑन फ्लक्चुएट और विल कीप ऑन चेंजिंग इज द मेजर डिफरेंस। तो ये बात ध्यान में रखना, सम में आपको क्लियरली बताया जाएगा। सम में हमने को ऐसे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मेरे को सम करते हो कैसे पता चलेगा कि कैपिटल मेथड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड। सम में क्लियरली दिया होगा। अगर सम में बोला रहा है सिर्फ कैपिटल दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, जब हम सम करेंगे तभी तो समझ जाएगा कि उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और अगर उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर करंट अकाउंट बोला है, तो सीधा दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि वहां पे हमको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी, क्योंकि ये मेथड मेरा क्या बनेगा, ये मेरा फिक्स कैपिटल मेथड बन जाएगा। वो डिफरेंस हमको सब में बाय जस्ट ऑब्जर्विंग वी कैन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई दोस थिंग्स। ओके, सो लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पार्ट। अब जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कौन से अकाउंट हमें बनाने हैं, कैलकुलेशन करते वक्त कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी होगी। तो अब सबसे पहला जो अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट में बनेगा इज अवर ट्रेडिंग अकाउंट। अब नॉर्मली अगर कोई बिजनेस कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होते हैं, जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए लगते हैं, वो सारे के सारे खर्चे हम कहाँ पे नोट करेंगे? एवरीथिंग, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब रॉ मटेरियल्स हो गए, एम्प्लॉयज़ को वेजेस दिया, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर आ जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, मतलब सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में आ जाएंगे और सारे इनकम और गेन्स जो होंगे वो आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। वही नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताता है हम लोग को। और जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, थोड़ी बात ध्यान में रखना जो मैं बोल रहा हूँ, जब ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज करते हैं तो अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड से, क्या बोला मैंने, अगर हमारा टोटल डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड से, तो समझने का इट इज़ अ ग्रॉस लॉस। और अगर क्रेडिट साइड का हमारा टोटल ज़्यादा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड से, तो समझ जानेगा कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ अ फर्म आर रिकॉर्डेड। नॉर्मली प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो ज़्यादातर हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। जैसे रॉ मटेरियल्स के ट्रांजैक्शंस हो गए, वेजेस हो गया, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है, वो सारे हमारे ट्रेडिंग में जाएंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नोट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जहाँ तक डेबिट और क्रेडिट साइड का सवाल है, आई हैव डिवाइडेड, ये देखो दो चीज़ें यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखी कि डेबिट साइड में नॉर्मली हम क्या क्या चीज़ें शो करते हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा जो हम 1 अप्रैल को लेके आते हैं जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। साल भर में कितना परचेज किया, ग्रॉस परचेज और नेट परचेज। अगर कुछ रिटर्न्स वगैरह है तो वो माइनस करके रिटर्न कर देने का, वो परचेज रिटर्न हो जाएगा अपना। फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए, लाइक वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड हो गया। फिर ऑक्ट्रॉय जो लोकल टैक्स होते हैं, फैक्ट्री रेंट, इंपोर्ट ड्यूटी, ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है जो नॉर्मली हम डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नोट करते हैं, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ज़्यादातर सारे एक्सपेंसेस जो है वो हम डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नोट करेंगे। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें नोट की जाएगी? क्रेडिट साइड में गुड्स बेचा, सेल आएगा, ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर, पार्टनर कुछ गुड्स पर्सनल घर के लिए लेके गए हैं बिजनेस में से, वो ड्रॉइंग्स नोट करना पड़ेगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट,
ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस का स्टॉक कम हो रहा है, बिजनेस में से ये माल जा रहा है, तो दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के एंड में, साल के आखिरी दिन पे हमारे पास कितना स्टॉक है वो हम लोग को नोट करना पड़ेगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम पोस्ट करते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस है या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हम नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। अब ये पूरा फॉर्मेट है जो आपकी स्क्रीन पे यू पीपल कैन सी, देयर इज क्लियरली मेंशन इट इज द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट। अब डेबिट एंड क्रेडिट साइड वी हैव टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। डेबिट साइड जो है उसमें आपको सारे एक्सपेंसेस वाले ट्रांजैक्शन मिलेंगे। आपको आगे वाले पार्ट में मैंने बताया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अपना नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट में आ जाएंगे और जितने भी इनकम्स वगैरह जो भी है वो सब हम नॉर्मली क्रेडिट साइड में ले लेंगे। तो लेट अस सी, देखो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है। अगर हमने कुछ माल खरीदा और उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, कुछ गुड्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, तो वो माल हमको रिटर्न कर देने का, तो वो हमारा रिटर्न्स आ जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो माइनस करके फिर आउटर कॉलम में अमाउंट चला जाएगा अपना। अपार्ट फ्रॉम दैट वेजेस एंड सैलरीज है जो हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को दिया होगा। फैक्ट्री के भी वर्कर्स होते हैं, उनको नॉर्मली पेमेंट की जाती है। फ्रेट हो गया, दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट वी आर हैविंग, फ्रेट इज रिलेटेड विथ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। स्पेशली जब हम इंपोर्ट करते हैं तो शिपिंग कंपनी को देना पड़ सकता है। प्लेन में, कार्गो प्लेन में अगर सामान आ रहा है तो उसमें प्लेन के कुछ चार्जेस होंगे, तो फ्रेट, इन शॉर्ट इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एज वी कैन से। कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल अगर ट्रक में आ रहा है तो ट्रक फोकट में नहीं आएगा, हमें वो ट्रक वाले को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो रॉ मटेरियल का जो चार्जेस है जो ट्रक वगैरह में हम लाए तो आपका कैरेज इनवर्ड हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, रॉ मटेरियल आया तो रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगेगा। कस्टम ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट वाले लेंगे। वर्क मैनेजर सैलरी, जो बंदा आपकी फैक्ट्री संभाल रहा है, जो आपके वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहा है, उसको भी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारा वर्क मैनेजर सैलरी हो जाएगा। पावर, ऑयल, फ्यूल, कोल, गैस, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, खास करके जब कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हमने किसी से परमिशन लिया होगा तो हमें उनको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो जाएगा। फैक्ट्री अगर रेंट पे है तो फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया सारे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लेते हैं। मोटिव पावर, लाइटिंग, हीटिंग ऑफ फैक्ट्री वी कैन कंसिडर, ट्रेड एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें नॉर्मली अपना डेबिट साइड का पार्ट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट में सेल्स, हमने जो माल बेचा वो आ जाएगा और उसमें से बेचा हुआ माल डिफेक्टिव निकला तो सामने वाली पार्टी ने, जो हमारे कस्टमर्स होंगे, उन्होंने हमें रिटर्न किया तो वो सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे हम लोग। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट, आग लग गई होगी, चोरी हो गया रहेगा तो हमें शो करना पड़ेगा। फिर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर पर्सनली घर के लिए लेके गया कुछ, तो वो तो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो जाएगा, बट लेके तो गुड्स ही जा रहा है। फर्दर उसी में गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, कई बार होता है कि हमने कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए होंगे तो वो नया प्रोडक्ट कस्टमर को फ्री में बांटा जाता है। मेनी टाइम इज अ काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजिंग, जो हम PNL में भी उसका इफेक्ट देते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ट्रेडिंग में हमें ध्यान में रखना है कि कुछ नए गुड्स, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हमने हमारे कस्टमर्स को फोकट में माल बांटा एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ अवर गुड्स इन दी मार्केट। क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में होगा, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को होगा और 31 मार्च को हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेंगे जो ज़्यादातर आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। एंड क्लोजिंग की जहाँ तक अगर हम बात करें तो एक चीज़ नोट करना, अगर डेबिट साइड का हमारा टोटल ज़्यादा आता है, इफ़ वी आर हैविंग मोर ऑफ अ डेबिट साइड का अमाउंट, तो हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा। और अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, ये वाली चीज़ें अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर हमें फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो 2 डिफरेंस है वो हमें ध्यान में रखना है। कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड ज़्यादा आ गया, दिमाग में सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि डेबिट साइड ज़्यादा आ गया है मतलब वो मेरा लॉस है। और अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया तो सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इनकम ज़्यादा हो रही है, फर्म का रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वी विल बी हैविंग इट एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ये ध्यान रखें एज फार एज ट्रेडिंग अकाउंट इज कंसर्न।
Now, the next account that we will make in partnership final account is our profit and loss account, which is popularly called as a P&L account. अब ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने तुम लोगों को बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस हम नोट करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस आएंगे सब हमारे ट्रेडिंग में जाएंगे और उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। तो पीएनएल में क्या आएगा? अभी कुछ तो डिफरेंस होगा ना ट्रेडिंग और पीएनएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इसमें हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो आगे आने वाले फॉर्मेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक नहीं करते लेकिन फिर भी वो खर्चे या कुछ रेवेन्यू जनरेट होती है, वो चीज़ें हम नॉर्मली पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान में रखे। सेम वही बात है, डेबिट में आपके सारे एक्सपेंस लॉस आ जाएंगे, क्रेडिट में आपकी इनकम गेन्स आ जाएगी। एंड अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है पीएनएल अकाउंट में तो हम उसको नेट लॉस कहेंगे, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज़्यादा आता है तो हम उसको नेट प्रॉफिट कहेंगे। और ये नेट प्रॉफिट जो आपको पीएनएल अकाउंट में मिलेगा वो ही एक्चुअली आपके फर्म का रियल प्रॉफिट माना जाता है, ना कि आपका जीपी या ना कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो हमको ट्रेडिंग में मिलता है। दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में से या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में से इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन को जब हम पीएनएल में डालेंगे तो उसका डिफरेंस भी वो भी माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस माना जाएगा, जो सिर्फ पीएनएल में से मिलेगा। ये डिफरेंस सभी स्टूडेंट ध्यान रखे। फिर अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, बराबर है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पार्टनर है तो प्रॉफिट लॉस तो डिवाइड करना पड़ेगा। पीएसआर एग्रीमेंट में डीड में नक्की किया जाएगा, तो पीएसआर के हिसाब से ये बात दिमाग में रखो कि आपको जो भी प्रॉफिट आया रहेगा वो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। लॉस आया तो लॉस डिवाइड करेंगे। लेट से एक 15,000 रुपए का प्रॉफिट मिला फर्म को और ए और बी पार्टनर है और उन्होंने डिसाइड किया कि 50-50 या 1:1 में बोलूं, आधा आधा दोनों लेके जाएंगे, तो 7,500 ए और बी के नाम पे डिवाइड किया जाएगा और वो डिवीजन हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करना पड़ेगा जब हमको एक्चुअली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा तब। अब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा पीएनएल के? देखो, डेबिट साइड में अगर ग्रॉस लॉस जो हमको मिला होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, पहले तो वो ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल में, और फिर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहेंगे फाइनेंशियल ईयर के, पेड और पेएबल, पे हुए होंगे तो भी नोट करो, और पेएबल है जो पे करने बाकी है, ड्यू हो चुके हैं, वो भी हमको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग अ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया होगा, वहां पे अगर हमको प्रॉफिट मिला होगा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मिला, तो उसको फिर पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर करने का, और जितनी भी इनकम मिली होगी, इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड या रिसीवेबल, या तो मिल गई होगी या मिलनी बाकी होगी, ये नोट कर देने का ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर पीएनएल अकाउंट। तो ये इन शॉर्ट एकदम सिंपल, पीएनएल इज ए नॉमिनल अकाउंट जहां पे आपके इनडायरेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नोट किए जाएंगे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा जो आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस माना जाता है, और फिर उसको पीएसआर में जो भी पार्टनर्स ने डीड में लिखा होगा वो पार्टनरशिप डीड के आधार पर उसको फिर डिवाइड कर देने का। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ अ पीएनएल अकाउंट। अब एक्चुअली देखा जाए ना तो फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट बहुत लेंथी है, नो डाउट। सम में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, हमको तो जो पूछा रहेगा ट्रायल बैलेंस में हमको वही नोट करना है, बट कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो शॉर्ट में कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। सम्स जब करेंगे तब तो इसको डिटेल में हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो लेट अस सी सम ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव गिवन टू अस इन आवर फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं तो या तो हमें ग्रॉस लॉस मिलता है या हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो ग्रॉस लॉस को हमको यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा या ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट से जब चीज़ें पीएनएल में लाते हैं तो पीएनएल अकाउंट में पॉइंट्स आप जो भी नोट करते हो उसके पहले पहला लाइन हमेशा छोड़ देने का। फर्स्ट लाइन शुड बी ऑलवेज केप्ट ब्लैंक सो दैट आपका नेट लॉस ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा। देखो, अभी पहले हम डेबिट साइड ले लेते हैं और मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा
नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस नॉर्मली हम डेबिट साइड में शो करेंगे। लेट अस सी, देखो सैलरीज हो गया, वेजेस है, फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पूरा अलग हो गया। सब आप देख सकते हैं, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो फैक्ट्री या डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली ऑफिस से रिलेटेड है या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ हद तक रिलेटेड है। फिर लीगल या ऑडिट फीस, जैसे वकील को कुछ पैसा दिया हमने, कुछ लॉ के बारे में उन्होंने कुछ हमें सलाह दी होगी। फिर ऑडिटर होते हैं जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, फोकट में नहीं काम करेंगे, फोकट में सलाह नहीं देंगे, बट ये फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है ना, ये हमारे मजदूर तो नहीं है जिनको हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये सब इनडायरेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर शो कर दिया जाएगा। वेयर हाउस रेंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रेंट, इंश्योरेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस, पैकेजिंग चार्जेस, कन्वेयंस, एम्प्लॉयज़ के आने जाने के खर्चे, ये सारी चीज़ें नोट करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने होंगे। नाउ वी कैन सी दिस बैड डेट हो जाएगा, राइट, वी आर अवेयर। आप लोग जानते हो बैड डेट का मीनिंग क्या होता है। बैड डेट का मतलब होता है कि हमें किसी से पैसा लेना होता है, वो देने वाला नहीं, कुछ कारणों से वो हमें पैसा नहीं देने वाला होगा, तो वो हमारा बैड डेट होगा। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी जाती है। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स, रिन्यूअल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन शॉर्ट ये सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे भले ले रहे हैं, बट इसको डिटेल में हमें आगे सॉल्व करके लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम द डेप्रीसिएशन, फिक्स एसेट के ऊपर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, सबका डेप्रीसिएशन का एक इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम क्रेडिट साइड के बारे में डिस्कस करें, जो अपना क्रेडिट साइड का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हमें इनकम शो करनी है। जो भी इनकम होगी फर्म की वो हम शो करेंगे इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्काउंट मिला होगा, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला होगा, रेंट मिला, फर्म की जगह को भाड़े पे दिया गया होगा तो कुछ रेंट मिल सकता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेचा उसमें कुछ फायदा हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, आरडीडी के ट्रांजैक्शंस आएंगे। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को। जहां तक क्लोजिंग का सवाल है, जब हम ये क्लोज करेंगे तो यहां पे आप देखें इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो क्या दिया है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। उसका मतलब क्या होगा, अगर हमें फिक्स कैपिटल बनाया है, मेथड फॉलो किया है, तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया है तो हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। लेकिन ये आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई, सब में नाम भी दिए हो सकते हैं आपको, जो भी उनका पीएसआर होगा उसको डिवाइड करके हमें पार्टनर में बांटना होगा। ये नेट प्रॉफिट हो गया। और पिछले वाले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज अवर नेट लॉस वाला कॉन्सेप्ट। तो ये नेट लॉस जो है वो भी अगर आया तो उसको कैपिटल करंट में हमें डिवाइड करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिवाइड करना मत भूलना, मेन तो आपको पीएसआर ध्यान में रखना है। अगर पीएसआर में कुछ नहीं दिया, आपको सब में कुछ बोला ही नहीं है कि एक्चुअली पीएसआर क्या है, तो फिर इक्वल ले लेने का, आधा आधा बांट देने का, ज़्यादा सोचने का नहीं। अगर पीएसआर लिख के स्पेसिफाई किया है तो जो पीएसआर दी है वो फॉलो करो। अब प्रॉफिट आ रहा है तो फिर भी डिवाइड करो, लॉस है तो भी डिवाइड तो करना ही है, जो भी पीएसआर में आएगा उस बेसिस पे। थर्ड अकाउंट दैट वी विल प्रिपेयर इज अवर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब किसी के दिमाग में ये बात आएगी कि सर कौन सा अकाउंट कब बनाने का कैसे पता चलेगा, वो तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट फॉलो करना है। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट शो करना है, ना कि करंट अकाउंट। तो ये आइदर ऑफ द केस के हिसाब से हमको बनाना है। और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे ड्राइंग्स हो गया, गुड्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, या पार्टनर को कोई इनकम वगैरह मिल रही है, ये सारे के सारे पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में नोट करने हैं। ये बात ध्यान रखनी है। लेट अस मूव ऑन फर्दर, दैट इज विथ अवर बैलेंस शीट।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट क्या। अभी देखो 3 अकाउंट हो गए। अब बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। पहली लाइन पे क्लियरली लिखा है, इट इज नॉट एन अकाउंट एंड स्टेटमेंट। 3 अकाउंट हमने लिए। कौन से? ट्रेडिंग लिया हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया, और हमने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी वो वाला पार्ट कवर अप किया। फाइनल अकाउंट आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करोगे और बैलेंस शीट में उसको क्लोज नहीं करोगे और उसको टैली नहीं करोगे। ये बात ध्यान में रखना। तो बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इन फाइनल अकाउंट एंड नॉट ओनली अकाउंट। जितने भी ज़्यादातर अकाउंट में सम आते हैं उसमें बैलेंस शीट होती ही है। और लाइफ में ये बात याद रखना कि ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, दिमाग में रखो। और बैलेंस शीट में क्या आएगा, असेट और लायबिलिटी जो है फर्म की, उसके बारे में डिटेल बैलेंस शीट में शो की जाएगी। जहाँ पे असेट जो है वो राइट साइड में आएगा बैलेंस शीट के, और लायबिलिटी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस शीट के आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम उसको क्लोज करते हैं, जब सब कुछ करने के बाद लास्ट में, तो वो टैली हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, इट शुड टैली। अगर सारे ट्रांजैक्शन आपने सही पोस्ट किए तो आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। और पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है, नेट प्रॉफिट के बाद हमने जो भी एडजस्ट किया होगा पीएसआर में, वो कैपिटल या करंट अकाउंट में लेके जाने का, और वहाँ पे उसके बैलेंसेस एडजस्ट करने के बाद वो बैलेंसेस कैपिटल करंट अकाउंट का हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में। ये देखो, ये वाले फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा जो तुम्हारे सामने रख रहा हूं मैं। सी, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन फिक्स है तो फिर कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट आएंगे। और ये उनका 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस वो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे उनके फाइनल बैलेंसेस आएंगे जो हमें यहाँ पे शो करने हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर वो टैली होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो। साल के एंड में टैली होने का मतलब क्या है कि आपका जो लास्ट वाला जो अमाउंट है वो दोनों सेम आना चाहिए। इट शुड बी द सेम, देयर शुड बी नो डिफरेंस। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी दिया है, राइट हैंड साइड पे हमको असेट दिया है। अब लायबिलिटी में क्या क्या है, रिजर्व फंड है, बैंक लोन है, कर्जा लिया होगा बिजनेस ने, क्रेडिटर होंगे, सप्लायर्स हो सकते हैं जिनसे हमने माल खरीदा होगा उधार पे, बिल्स पे करने बाकी रह गए, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन है जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लिया होगा फर्म ने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ ऐसे खर्चे जो पे करने बाकी हो गए रहेंगे, जैसे लाइट बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, वेजेस हो गए, सैलरी हो गई, ये चीज़ें अभी भी अनपेड है, पे नहीं की है हम लोगों ने। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल का पैसा कोई इसी साल हमको दे के बैठा है, उसका काम करना ही पड़ेगा, इसलिए वो मेरा लायबिलिटी बनेगा। जहाँ तक असेट का सवाल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब इंटैंजिबल असेट हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, अगेन वो आपका असेट बनेगा, फिक्स असेट है ये सारे। फ्री होल्ड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रीमाइस हो गया, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, ये सारे के सारे हमारे जितने भी पॉइंट्स है दे आर अवर फिक्स असेट, और ये सारे अपने करंट असेट आ जाएंगे। सन्ड्री डेटर जिसका बैलेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज होगा, फिर बिल रिसीवेबल हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, ये सब हमारे करंट असेट है, ये बात ध्यान रखनी है। और एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट टैली होगा, मतलब आपका सम एकदम सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो आई होप कि सारे फॉर्मेट समझ में आ गए आपको बराबर से, क्योंकि अगर फॉर्मेट नहीं समझा है तो फिर सम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अगले वीडियो में मैं फाइनल अकाउंट का पहला सम लूंगा, उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ फिर आगे अकाउंट से रिलेटेड पर्टिकुलरली, तो थोड़ा सा ध्यान दें और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है